डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में और कुछ आने वाले वीडियोस में हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। रिवर बोट प्रॉब्लम्स रिलेटिव मोशन नाम के चैप्टर के अंदर आती हैं। और रिवर बोट प्रॉब्लम्स और इसी के साथ जो रिलेटिव मोशन के दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सब के ऊपर मैंने बहुत सारा डिस्कशन किया है। और इन सब से जुड़े हुए वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है रिलेटिव मोशन के नाम से, उसके अंदर इस सारे के सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है एक करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज्ड। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी जरूर देखें ताकि आप पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स। इसको चाहे आप रिवर बोट प्रॉब्लम्स बोले या रिवर मैन प्रॉब्लम्स बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों का कंसेप्ट सेम ही रहता है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं रिवर बोट या फिर रिवर मैन प्रॉब्लम्स के ऊपर। इसके अंदर हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी होगी पहले। ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरे वीडियोस में जो मैं जिस तरह से आपको रिलेटिव मोशन और रिवर बोट प्रॉब्लम्स पढ़ाने वाला हूँ, वो एक काफी इंट्यूटिव तरीका होगा। हम लोग इंट्यूटिवली इस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे, केवल मैथमेटिकली ही नहीं। हम लोग चीजों को इमेजिन करेंगे, हम लोग चीजों को फील करेंगे। जैसा मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहा करता हूँ कि विदाउट इंट्यूशन फिजिक्स इज जस्ट ब्लाइंड मैथमेटिक्स। इसीलिए मैं आप लोगों को चीजें फील कराने की कोशिश करूंगा ताकि आप इंट्यूटिवली उनको विजुअलाइज कर पाए, आप उनको फील कर पाए। है ना, तो ये हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको जनरल एक सामान्य लैंग्वेज में, एक रेगुलर लैंग्वेज में आपको चीजें समझा देता हूँ, फिर हम इनकी टेक्निकल डेफिनेशंस देख लेंगे। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक रिवर है। और ये जो रिवर है, इसके अंदर वीआर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बात आपको पता होगी कि अगर कोई भी रेफरेंस फ्रेम मेंशन नहीं किया गया होता किसी वेलोसिटी को मेंशन करते वक्त, तो हम लोग अपने फिजिक्स की प्रॉब्लम से उसको ग्राउंड के रेफरेंस में मानते हैं। तो वीआर का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये तो हो गई एक टर्मिनोलॉजी जिसको हम आने वाले वीडियोज में और इस वाले वीडियो में भी बहुत बार यूज करेंगे, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद में है वीएमआर। वीएमआर है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये है मैन और ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है ना, इसको लेकर के इतना कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के अंदर, मैं आपको बता नहीं सकता। और अलग अलग स्टूडेंट्स ने इसको अलग अलग चीजें मान रखा है, जिसके कारण वो बहुत गलतियां करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको आप इंट्यूटिवली कैसे समझ सकते हैं। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर की सिंपल इंट्यूटिव डेफिनेशन ये है कि मैन की या बोट की तैरने की क्षमता। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मीनिंग है। आप मैन ले चाहे बोट ले, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों में कंसेप्ट सेम ही रहेगा। मैं जनरली मैन यूज करना प्रेफर करता हूँ, तो मेरे लिए वेलोसिटी या मेरे लिए रिवर मैन प्रॉब्लम्स की तरह ट्रीट की जा सकती है। ठीक है। आप मैन की जगह बोट रख देंगे तो भी कंसेप्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, जैसा आपको रियलाइज होगा अभी आने वाले टाइम में। तो वीएमआर का क्या मीनिंग है? वीएमआर का मीनिंग है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, इसका मतलब है कि मैन की रिवर में तैरने की क्षमता, यानी कि ये जो आदमी है ये किस वेलोसिटी से नदी में तैर सकता है, ये है वीएमआर। ठीक है। अब ये रिवर की वेलोसिटी पे तो डिपेंड नहीं करेगी। वीएमआर मतलब आदमी किस वेलोसिटी से नदी में तैर सकता है, ये नदी की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। अब नदी चाहे रुकी हुई हो या नदी चल रही हो, दोनों ही केसेस में जो आदमी की तैरने की क्षमता है वो तो बदल नहीं जाएगी। इसीलिए वीएमआर जो होता है वीआर से इंडिपेंडेंट होता है। नदी चले नहीं चले, आदमी के तैरने की क्षमता नहीं बदलेगी। ये है कि आदमी किस वेलोसिटी से तैरने की क्षमता रखता है, ये वो वाली वेलोसिटी है। ठीक है, अब नदी चले नहीं चले, इस वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप इसको समझिए। एक और इसको समझने का तरीका है कि मान लीजिए अगर नदी की आंख होती, नदी देख सकती होती, तो एक बहती हुई नदी या फिर एक रुकी हुई नदी, कोई सी भी नदी आदमी को किस वेलोसिटी से तैरता हुआ देखती, वो वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। इसको आप इंट्यूटिवली इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जो मैंने आपको पहला तरीका बताया था, मुझे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है कि आदमी किस वेलोसिटी से तैरने की क्षमता रखता है, वो है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। आप इसमें अननेसेसरी अगर कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स लगाएंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आप रियलिटी से भटक जाएंगे। जो मैंने आपको भी तरीका बताया, आप इस तरह से समझेंगे, पूरा का पूरा रिलेटिव मोशन आपके लिए इंट्यूटिव हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर के लिए मैंने लिखा हुआ है द कैपेसिटी ऑफ द मैन टू स्विम इन द रिवर, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। ठीक है। फिर तीसरी है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब है कि अगर मान लीजिए ग्राउंड पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, तो वो जब एक आदमी नदी के अंदर कूद गया है तो उसकी जो भी कुछ वेलोसिटी होगी वो कितनी दिखाई पड़ेगी। एक ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी को मैन की वेलोसिटी कितनी दिखाई पड़ेगी, वो वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है।
तो ये कुछ डेफिनेशन हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इनके क्या मीनिंग्स हैं और क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये भी आपको आने वाले पेजेस में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैंने आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर कर दी है। अब हम इनके ऊपर कुछ केसेस देखते हैं। आप उन केसेस को समझ जाएंगे, आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक एकदम इंट्यूटिवली इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो केस वन है, मान लीजिए कि नदी है। ठीक है। और ये नदी जो है रुकी हुई है, बह नहीं रही है। नदी बह नहीं रही है, एक आदमी इसके अंदर कूद गया। ठीक है। और वो आदमी भी तैरता भी नहीं है नदी के अंदर, तो इस आदमी का क्या होगा? बहुत ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी नहीं होगा आदमी का। आदमी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जीरो की जीरो बनी रहेगी। यानी कि हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर आदमी खुद से तैर भी नहीं रहा है और नदी भी नहीं चल रही है, तो आदमी की जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? जीरो हो जाएगी। ये हमको कैसे पता लगा? क्योंकि हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगी वो क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो दोनों जो वेलोसिटीज हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर देते हो तो आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाती है। ठीक है। देखो अब होता क्या है कि बच्चों को जैसे ही वेक्टर नजर आता है उनके सब कान और आंख सब बंद हो जाते हैं। उनको लगता है अब तो कुछ हमें समझ में आने ही नहीं वाला, क्योंकि वेक्टर जो है पूरा मैथमेटिकल है। उसमें इंट्यूशन बिल्डअप नहीं होता, पर इसको भी आप इंट्यूटिवली समझ सकते हो। देखो इसको आप इस तरह से समझो कि नदी बह रही है। अब अगर उसके अंदर आदमी कूद गया और वो मान लीजिए तैरने लगा, तो आदमी की नेट वेलोसिटी कितनी होगी ग्राउंड से देखने पर? एक तो नदी के बहने के कारण जो आदमी के पास में वेलोसिटी आएगी वो आदमी को मिल जाएगी। दूसरा, आदमी जो खुद से तैर रहा है वाली वेलोसिटी तो आदमी के पास में रहेगी। अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, यानी कि वेक्टर एडिशन कर दो, तो आपको मिल जाएगी आदमी की नेट वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो देखिए यही तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि आदमी जिस वेलोसिटी से तैर रहा है, नदी जिस वेलोसिटी से बह रही है, अगर आप इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर देंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे, तो आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आदमी की वेलोसिटी मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर केस में क्या था कि नदी भी नहीं बह रही है, आदमी भी नहीं तैर रहा है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी रहेगी आदमी की? जीरो रहेगी। यानी कि ग्राउंड पे खड़े होकर के अगर कोई ऑब्जर्वर देखेगा इस आदमी को, तो उसको रेस्ट पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये एक सिंपल सी ऑब्वियस सी बात है। अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस है, नदी जो है वो राइट डायरेक्शन में वीआर वेलोसिटी से बह रही है और एक आदमी इस नदी में कूद गया। वो आदमी जो है नदी में कूदने के बाद में कोई तैरने की कोशिश नहीं करता। ठीक है। वो खुद से नदी में कुछ खुद से कोई तैरने की कोशिश नहीं करता और नदी बह रही है वीआर वेलोसिटी से, तो इस आदमी का क्या होगा? एक बार सोचिए, इस आदमी का क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, नदी के साथ में बह जाएगा ये। यानी कि आदमी की जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? वो जिस वेलोसिटी से आदमी तैर रहा है उसी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि रिवर के साथ, सॉरी, ये रिवर की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आदमी की खुद की तो कोई वेलोसिटी है नहीं। है ना? आदमी खुद से कोई तैरने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए आप एक नदी में कूद गए, आप तैरने की कोशिश नहीं करते उसके अंदर, नदी बह रही है, तो आपका क्या होगा? नदी के साथ में आप बह जाओगे, क्योंकि नदी की वेलोसिटी आपको एज इट इज मिल जाएगी, नदी आपको अपने साथ बहा के ले जाएगी। है कि नहीं? तो ये बहुत ही इंट्यूटिव बात है, इसको आपको फॉर्मूले से देखने की जरूरत नहीं है कि वी एम जी विल बी इक्वल टू वी एम आर प्लस वी आर। और क्योंकि वी आर जीरो, ये वी एम आर जीरो है, तो वी एम जी की वैल्यू वी आर के बराबर हो जाएगी। इस तरह से जब हम मैथमेटिकली बहुत ज्यादा चीजों को देखते हैं तो हमारी इमेजिनेशन डेवलप नहीं होती, हम रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये बहुत हमको इंट्यूटिवली और सिंपल तरीके से डायरेक्टली दिख रहा है कि नदी की वेलोसिटी से आदमी बह जाएगा। तो ये आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है ना? तो ये केस भी आपको क्लियर है। तीसरा केस, अगर मान लीजिए नदी जो है वो राइट डायरेक्शन में वीआर वेलोसिटी से बह रही है और उसके अंदर एक आदमी कूद गया नदी में और वो भी राइट डायरेक्शन में वीएमआर वेलोसिटी से तैरने लगता है, तो अब आदमी की वेलोसिटी ग्राउंड पर खड़ा होकर के कितनी दिखाई पड़ेगी? यहाँ पे भी बहुत ऑब्वियस सी बात है, नदी जो है आदमी को वीआर वेलोसिटी से बहाने की कोशिश करेगी अपने साथ में, मैन खुद से तैरने की कोशिश कर रहा है वीएमआर से, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आदमी की नेट वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगी वीएमआर प्लस वीआर। ये हो जाएगी मैन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। है कि नहीं? कितना इंट्यूटिव और सिंपल है ये। इसमें आपको कोई मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, इसको इंट्यूटिवली समझना तो आप ज्यादा डीप जा पाओगे इस टॉपिक में। मैं पूरे के पूरे रिलेटिव मोशन को इंट्यूटिवली पढ़ा देता हूँ विद मिनिमल वेक्टर। ट्रायंगल लॉ वगैरह को तो मैं यूज ही नहीं करता। जहां पे ट्रायंगल लॉ आ जाता है वहां पे अंडरस्टैंडिंग खराब होनी चालू हो जाती है, क्योंकि वो काउंटर इंट्यूटिव है। ठीक है। तो ये हमको क्लियर हो गया। फिर हम नेक्स्ट केस देखते हैं। मान लीजिए कि आदमी जो है, ये नदी जो है राइट डायरेक्शन में वीआर वेलोसिटी से बह रही है। मैन जो है वो नदी के अंदर वीएमआर वेलोसिटी से लेफ्ट में तैरना चालू कर देता है और हमको ये दिया हुआ है कि वी एम आर इज ग्रेटर देन वी आर, यानी कि आदमी के तैरने की जो वेलोसिटी है वो नदी के बहने की वेलोसिटी से ज्यादा है। तो अब यहाँ पे आदमी की वेलोसिटी कितनी दिखाई पड़ेगी ग्राउंड पे खड़े हुए ऑब्जर्वर को?
तो वो दिखाई पड़ेगी VMR माइनस VR, है ना। आदमी लेफ्ट में जा रहा है VMR से, नदी उसको राइट में ले जाना चाहती है VR से, तो अफेक्टिवली आदमी की वेलोसिटी कितनी बचेगी ग्राउंड पे खड़े होकर देखें तो VMR माइनस VR बच जाएगी, और ये किस डायरेक्शन में आएगी, लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगी, है कि नहीं। तो कितना इंट्यूटिवली और सिंपल तरीके से हो गया। तो मैं होप कर रहा हूँ कि ये पहले चार केस आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे। अब ये जो है केस 5, यहाँ पर आपको चीजें अच्छे से समझनी होंगी, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो केस 5 से जुड़े हुए होते हैं। आपको केस 5 एक बार समझ में आ गया, आप पूरे के पूरे रिवर बोर्ड के सेक्शन को इजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस केस को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक आदमी पॉइंट ए से तैरना चालू करता है VMR वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस वेलोसिटी से आदमी तैरना चालू करता है, नदी बह रही है राइट डायरेक्शन में VR वेलोसिटी से। तो अब हमको बताना है कि इस आदमी का क्या होगा। क्या होगा से क्या मतलब है, क्या होगा से मतलब यह है कि इसका मोशन कैसा दिखाई पड़ेगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई पड़ेगी, इसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो भी कुछ वेलोसिटी दिखेगी उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, इस आदमी के जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी दिखाई पड़ेगी उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, और वो एक्स और वाई कंपोनेंट क्या क्या काम करेंगे। ये सब चीजें हम इस केस 5 में समझना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको कैसे समझा जाएगा, मान लो कि ये नदी नहीं बह रही होती, तो इस आदमी का क्या होता, ये आदमी सीधा तैरते हुए ऐसा जा करके यहाँ पे पहुंच जाता, कहीं तक किसी इंटरमीडिएट पॉइंट बी पर पहुंच जाता, है कि नहीं। अगर ये नदी नहीं चल रही होती तो ये सीधा जा करके बी पे पहुंच जाता। और अगर मान लो आदमी खुद से तैरने की कोशिश नहीं करता और केवल नदी बह रही होती है, बहती हुई नदी में आदमी कूद जाता, तो क्या होता, वो नदी के साथ में राइट डायरेक्शन में बह जाता VR वेलोसिटी से, है कि नहीं। अगर नदी नहीं बह रही होती तो वो बी पे पहुंच जाता तैर के, और वो खुद से तैरने की कोशिश नहीं करता और बहती हुई नदी में कूद जाता, तो वो नदी के साथ में बह जाता। अब ये दोनों इफेक्ट जब एक साथ आ जाएंगे, जब नदी भी बह रही है और आदमी भी खुद से तैरने की कोशिश कर रहा है, जब ये दोनों इफेक्ट एक साथ आ जाएंगे तो क्या होगा, आदमी कहीं इनके रिजल्टेंट पे बीच में जाकर के कहीं यहाँ पे पहुंच जाएगा, इनके रिजल्टेंट पे आदमी कहीं यहाँ पे चला जाएगा, है ना। ये जो वेलोसिटी होगी ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और आदमी अफेक्टिवली पहुंचेगा फिर पॉइंट सी पर। ठीक है, ये जो पॉइंट सी है यहाँ पर जाकर के ये आदमी पहुंचेगा, क्योंकि VMR और VR का जो रिजल्टेंट है वो VMG के अलॉन्ग आया है। ठीक है, तो सी पे जाकर के पहुंचेगा इनके कंबाइंड इफेक्ट के कारण। तो यहाँ पे तो हमको ये समझ में आ गया कि आदमी का मोशन का डायरेक्शन कैसा दिखाई पड़ेगा। तो किसी ग्राउंड पे खड़े ऑब्जर्वर को क्या दिखाई पड़ेगा कि आदमी AC लाइन के अलॉन्ग जा रहा है, वो ना तो AB लाइन के अलॉन्ग जाता हुआ दिखाई देगा, ना ही वो नदी के साथ में टोटली बहता हुआ दिखाई देगा, वो AC लाइन के अलॉन्ग जाता हुआ दिखाई देगा। ये तो हो गई एक बात। अब देखो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आदमी जो है वो तैरने की कोशिश कर रहा था VMR लाइन के अलोंग, तो आदमी का जो ओरिएंटेशन है वो हमेशा VMR लाइन के अलोंग ही पैरेलल ही रहेगा, क्योंकि आदमी तैरने की तो VMR लाइन के अलोंग कोशिश कर रहा था, यानी AB लाइन के पैरेलल तैरने की कोशिश कर रहा था, तो उसका ओरिएंटेशन हमेशा AB लाइन के अलोंग रहेगा। ठीक है, आदमी का जो ओरिएंटेशन है वो हमेशा AB लाइन के अलोंग रहेगा, कुछ इस तरीके से आदमी का ओरिएंटेशन हमेशा AB लाइन के अलोंग रहेगा, लेकिन नदी के बहने के कारण वो C पॉइंट पर जाकर के पहुंचेगा। तो कितनी अजीब सी बात होगी कि आदमी का ओरिएंटेशन होगा AB के पैरेलल, लेकिन वो जा AC लाइन के अलोंग रहा होगा। इसके ऊपर भी कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। एक बार मैंने एक क्वेश्चन देखा था, उसके अंदर क्या था कि आदमी के उन्होंने चार ओरिएंटेशन बता रखे थे अलग अलग तरीके से, कि आदमी का कैसा दिखेगा जब वो बहती हुई नदी में खुद से तैरने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे ये निकालना चाहते हैं कि आदमी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा और वाई कंपोनेंट कितना होगा, और वो कंपोनेंट्स क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको निकालते हैं। तो हमको ये तो पता ही है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनका वेक्टर एडिशन होता है। ये बात तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, ये बात काफी इंट्यूटिव भी है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा, एक तो नदी की वेलोसिटी तो आदमी को एज इट इज मिल जाएगी, और ये VMR का जो कॉस कंपोनेंट होगा वो भी एक्स डायरेक्शन में आएगा। तो एक्स डायरेक्शन में जो नेट वेलोसिटी होगी आदमी की वो हो जाएगी VMR कॉस थीटा प्लस VR, इसको अपन सिंपली VX बोल देते हैं, नहीं तो अपन को इतना बड़ा एक्सप्रेशन बार बार लिखना पड़ेगा VMGX, इसको हमने सिंपली VX बोल दिया। ठीक है, फिर उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन वाई डायरेक्शन ये कितना होगा, ये हो जाएगा VMR साइन थीटा, इसको अपन VY बोल देते हैं।
है ना। ये हमने वी एक्स और वी वाई निकाल लिए। ये वी एक्स और वी वाई क्या चीज है? ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो आदमी की वेलोसिटी है उसके एक्स और वाई कंपोनेंट है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो आदमी की वेलोसिटी थी उसमें वी आर क्यों ऐड हो गया? क्योंकि नदी आदमी को अपने साथ में बहा के ले जाने की कोशिश करेगी, तो नदी की वेलोसिटी तो आदमी को एज इट इज मिल जाएगी, इसलिए हमने वहां पे वी आर को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये वी एक्स और वी वाई हमारे पास में आ गए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो मैन के होंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात सारी क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखो ये एक्स और वाई करेंगे क्या। ये वाई वाली जो वेलोसिटी है ये नदी को क्रॉस कराने की कोशिश करेगी, ये एक्स वाली जो वेलोसिटी है ये ड्रिफ्ट लाने की कोशिश करेगी। अभी ड्रिफ्ट क्या चीज होती है ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। एक और डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से। देखिए ये नदी है, और ये नदी की विड्थ है। लेट्स से नदी की जो विड्थ है इसको हमें दिया हुआ है डी। ये है डी। एक आदमी यहां से स्टार्ट करता है, और वो हमें पता है कि उसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ आ चुकी है वी एक्स। उनकी वैल्यूज क्या है वो हमने ऑलरेडी पिछले पेज पे निकाला है। और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आ चुकी है वी वाई। ठीक है, उसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया है। अब अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट है लेट्स से डी। लेकिन हमको पता है कि आदमी जहां पर पहुंचता है वो ए पॉइंट से सी पॉइंट पे जाके पहुंचता है, तो हम सी पॉइंट पे भी एक लाइन बना लेते हैं। ये है सी पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने पिछले वाला जो डायग्राम था उसमें बस एक नया पॉइंट ऐड किया है डी, जो कि ये वाला पॉइंट है, एकदम डायरेक्टली अपोजिट वाला पॉइंट, मतलब ए से अदर बैंक, सामने वाले बैंक पर जो एकदम अपोजिट वाला पॉइंट होगा उसको हम लोग बोल रहे हैं डी। ये वाला पॉइंट डी है। ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे डी और सी बना लिए। इसके अंदर ये डी और सी के बीच की जो डिस्टेंस है इसको कहा जाता है ड्रिफ्ट। इसको ड्रिफ्ट कहा जाता है। डी और सी के बीच की जो डिस्टेंस है इसको ड्रिफ्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें, इसको कहा जाता है ड्रिफ्ट। और ये वाली जो अच्छा यहाँ पे डी दो बार रिपीट हो गया है तो इसको अपन कोई और नाम दे देते हैं, चलिए इसको अपन ई नाम दे देते हैं। क्योंकि डी जो है वो विड्थ ऑफ द रिवर में कंज्यूम हो चुका है तो अपन इसको ई नाम दे देते हैं। तो यहाँ से ए से ई वाला जो पाथ है एकदम अपोजिट, ये वाई डायरेक्शन ए से ई, मतलब वो वाई डायरेक्शन वेलोसिटी के कारण ए से ई लाइन पर जाता हुआ पार्टिकल, मतलब ए से ई तक के बीच के डिस्टेंस पार्टिकल ट्रेवल कर रहा होगा वी वाई वेलोसिटी के कारण, और वी एक्स वेलोसिटी के कारण पार्टिकल के पास में ड्रिफ्ट आ रही होगी जो कि ई से लेकर के सी तक की डिस्टेंस है। ये डी क्या चीज है? डी जो है वो विड्थ ऑफ द रिवर है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये विड्थ ऑफ द रिवर। तो अब हमको ये बताना है कि आदमी को नदी क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा और ड्रिफ्ट कितना आएगा। तो अगर हमको विड्थ ऑफ द रिवर दी हुई है तो हमको ये पता है कि टाइम टू क्रॉस द रिवर टी, ये है टाइम टू क्रॉस द रिवर। और ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट है ई से सी के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ड्रिफ्ट को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार आपसे पूछा जाएगा कि ड्रिफ्ट निकालिए, तो आपको पता होना चाहिए ड्रिफ्ट का मीनिंग क्या है। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर हम कैसे निकाल सकते हैं? टाइम टू क्रॉस द रिवर विल बी डिस्टेंस अपॉन वी वाई वेलोसिटी, क्योंकि वी वाई जो वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो नदी क्रॉस कराने में हेल्प करेगी, और एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट लाएगी। तो वो हो जाएगा वी एक्स मल्टीप्लाइड बाय टी। ठीक है, अब हम यहाँ पे डेटा पुटअप कर देते हैं। तो जो टाइम टू क्रॉस द रिवर होगा वो हो जाएगा डी अपॉन वी एम आर साइन थीटा। जैसे आप देख सकते हैं वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वी एम आर साइन थीटा थी, है ना। और ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट हो जाएगा वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर मल्टीप्लाइड बाय डी अपॉन वी एम आर साइन थीटा। ये हमारे पास में ड्रिफ्ट आ गया। ठीक है ना। तो देखिए कितनी आसानी से हमने सारे के सारे रिजल्ट्स डिराइव कर लिए। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत इंट्यूटिव है। इसको आप इंट्यूटिवली अगर समझेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा।
जितना ज्यादा आप इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे विदाउट इन्वॉल्विंग इंट्यूशन, आपके लिए टॉपिक उतना ही टफ हो जाएगा। ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि डिफरेंट केसेस में आदमी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, और ये आपको इंट्यूटिवली भी समझ में आ गया होगा, ये मैं होप कर रहा हूँ। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, अभी हमने केवल एक इसमें बैकग्राउंड बिल्डअप किया है। यहाँ तक की जो मैंने आपको कहानी बताई है, इसमें आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया है कि डिफरेंट कैलकुलेशंस की कैसे जाती हैं। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या काम करती है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या काम करती है ना। ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो में मैंने डिस्कस की है। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी बस ये शुरू हुआ है। अभी इसके आने वाले कई सारे पार्ट्स हैं रिवर बोट प्रॉब्लम के, जो कि इस लेक्चर सीरीज में मैंने कवर किए हैं। उन पार्ट्स के अंदर मैं डिफरेंट केसेस कवर करूंगा कि टाइम टू क्रॉस द रिवर मिनिमम किस केस में होगा, अगर आदमी को शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना है तो उसको कितने एंगल पे चलना चाहिए, उस शॉर्टेस्ट पाथ पे कितना टाइम लगेगा, और भी कुछ केसेस इसके अंदर होते हैं जो कि मैं आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करूंगा। और ये सारे के सारे वीडियोस को मैंने एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में सेव किया हुआ है, जिस प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पे आ जा करके आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।